विद्यार्थियों, आज बात कर रहे हैं हम अनुबंध के जो पक्षकार होते हैं, किसमें अनुबंध करने की क्षमता होगी या अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। वैसे तो हमने अनुबंध की जो तत्व उसमें पढ़ा है कि जो व्यक्ति अवैसक है, पागल है, दिवालिया है, राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति है, अगर उनके द्वारा कोई अनुबंध किया जाता है तो वो व्यर्थ ही माना जाता है। अभी वेद नहीं होता है, व्यर्थ ही माना जाता है। लेकिन अब सबसे पहले बात करते हैं हम पक्षकारों की अनुबंध करने की जो क्षमता है, उसमें धारा 11, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो संबंधित राजनियम के अनुसार वयस्क आयु का हो। वयस्क का मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, क्योंकि राजनियम ने ये आयु तय कर रखी है। और जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो, यानी अपने सोचने विचारने की क्षमता सही हो और वह किसी भी राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, तो वो अनुबंध कर सकता है। अगर जिस व्यक्ति में ये बातें नहीं पाई जाती है वो अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं है, यानी उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है। निम्न व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते। एक तो अवयस्क जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, एक अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति जिसे हम पागल वगैरह कहते हैं, जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, वे व्यक्ति जो देश के अधिनियम अधीन अनुबंध के अंदर अयोग्य है। वे व्यक्ति जो देश में अधिनियम यानी देश के कानून ने उसको क्या कर दिया है, अयोग्य घोषित कर दिया है, जिसके बारे में आगे देखेंगे। अवैसक अगर ठहराव करता है तो उसके संबंध में क्या नियम, क्या प्रकृति है। ठहराव पूर्णतः व्यर्थ ही होता है। अभी जैसे इसमें वाद है मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष का, और वचन ग्रहीता या हितधारी की स्थिति में अवैसक द्वारा अनुबंध का परिवर्तन, प्रत्यास्थापना या क्षतिपूर्ति, प्रतिपुष्टि या अनुसमर्थन संभव नहीं है। अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता है। विनिर्दिष्ट या निर्दिष्ट निष्पादन नहीं हो सकता। अवैसक के सदस्य द्वारा अनुबंध अगर किया जाता है, माता पिता का दायित्व नहीं होता। अगर कोई अवैसक किसी प्रकार का कार्य करता है तो उसके लिए माता पिता उत्तरदायी नहीं होते। अभी अवैसक एजेंट के रूप में हो सकता है क्या? अवैसक सहायता बन सकता है लाभों के लिए, हानियों के लिए नहीं। अवैसक के लिए प्रतिभूति जारी होगी या नहीं। अवैसक अंशधारी नहीं बन सकता। पट्टेदारी और अन्य व्यवस्थाएं। अवैसक संयुक्त वचनदाता नहीं दे सकता। अवैसक दिवालिया नहीं हो सकता। अवैसक विनियम विलेख अधिनियम के अंतर्गत नहीं होगा। अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। और वो विवाह का अनुबंध नहीं कर सकता, व्यर्थ होता है। नौकरी का अगर ठहराव करता है वो व्यर्थ है। प्रशिक्षु अनुबंध करता है वो व्यर्थ है। बंधक नहीं बनाया जा सकता। आवश्यकताओं के संबंध में दायित्व है। तो ये जो बातें हैं, अगर इस प्रकार के अनुबंध किसके द्वारा नहीं किए जा सकते, अनुबंध करने की जो क्षमता नहीं रखते हैं उनके द्वारा अगर ये अनुबंध किए जाते हैं तो वो सब व्यर्थ माने जाते हैं, तो ये नहीं हो सकते भी। उसके बाद 2 नंबर है अस्वस्थ मस्तिष्क का अगर कोई व्यक्ति है, किसका भी अस्वस्थ मस्तिष्क का कोई व्यक्ति है, धारा 12 में दिया गया है कि अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति 2 प्रकार के हो गए। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति मूर्ख, मूढ़ व्यक्ति, पागल, शराबी, जराग्रस्त, वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति को शामिल किया गया है। अब राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित, यानी सरकार के नियमों में कुछ व्यक्तियों को अनुबंध करने से अयोग्य किया गया, जैसे विदेशी शत्रु हो गया, विशेषाधिकार प्राप्त जैसे व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत हो गया, कृत्रिम व्यक्ति हो गया, या अपराधी या दिवालिया या महिला, इनको राजनियम ने क्या कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया। अभी स्वतंत्र सहमति धारा 13 में दी गई है। क्या है अभी? अब एक तो सहमति और एक स्वतंत्र सहमति, दोनों में फर्क है। देखो, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही बात, एक ही भाव से सहमत होते हैं वो तो है सहमति, लेकिन उन पर कोई भी शारीरिक, मानसिक, अन्य किसी प्रकार का दबाव डाल कर सहमति नहीं ली जा सकती। स्वतंत्र सहमति निम्न बातों से प्रभावित नहीं हो। अगर आप पर शारीरिक, मानसिक किसी प्रकार का दबाव डालकर अगर आपसे सहमति ली गई है तो वो स्वतंत्र नहीं है। और आपने इन सब से हटकर अगर सहमति दी है, यानी न तो आप पर कोई शारीरिक दबाव है न कोई मानसिक है, तो आप पर कोई दबाव नहीं डाला गया, फिर आपने सहमति दी है तो वो स्वतंत्र है। और स्वतंत्र सहमति इनसे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जैसे उत्पीड़न की धारा 15 में वर्णन है, अनुचित प्रभाव 16 में है, कपट 17 में, मिथ्या वर्णन 18 में, गलती जो है वो 20, 21 और 22 में है। और लेकिन इनके सभी के ठहराव क्या है, पूर्णतः इसका तो व्यर्थ है भी। इनका क्या है, व्यर्थ अनुबंध पीड़ित पक्षकार
क्या कर सकता है, वाद कर सकता है। यानी इनको क्या माना जाता है, व्यर्थनीय माना जाता है, लेकिन गलती को पूर्णतः क्या माना जाता है, व्यर्थ। ये ध्यान में रखना भी। और व्यर्थनीय जब अनुबंध, ये सब व्यर्थनीय है भी, अगर इनके माध्यम से सहमति ली गई है तो वो व्यर्थनीय होगा। और व्यर्थनीय में पीड़ित पक्षकार क्या कर सकता है, दावा कर सकता है, अनुबंध को समाप्त करने के लिए दावा कर सकता है। अब उत्पीड़न, धारा 15 में उत्पीड़न के तत्व है भारतीय दंड विधान में वर्जित कार्य करवाना, भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित कार्य करने की धमकी देना, अवैध रूप से किसी संपत्ति को रोकना, संपत्ति को अवैध रूप से रोकने की धमकी देना, उत्पीड़न का स्थान। कुछ धमकियाँ उत्पीड़न नहीं मानी जाती। देखो भी ये तो जो है ये भारत के संविधान में या भारत के जो लॉ नियम है उसमें लिखा हुआ नहीं है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से संपत्ति को अपने कब्जे में नहीं ले सकता। अगर लेगा तो वो क्या होगा, व्यर्थ अनुबंध मानते हुए पीड़ित पक्षकार के द्वारा उसे व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। जैसे भारतीय दंड विधान में वर्जित हो कोई काम, आप किसी को विधान द्वारा वर्जित कार्य करने की धमकी नहीं दे सकते, आप किसी पर अवैध रूप से संपत्ति नहीं रोक सकते, आप अवैध रूप से रोकने की धमकी भी नहीं दे सकते, मारने की और की धमकी आप नहीं दे सकते। अब कुछ धमकियाँ उत्पीड़न नहीं है, कौन सी, वाद प्रस्तुत करने की धमकी। जैसे बीमा वगैरह का हम क्लेम करते हैं ना, वाद की धमकी नहीं दे सकते आप, कानून की बाध्य नहीं बता सकते। कर्मचारियों द्वारा अगर मालिक को धमकी दी जाती है तो वो क्या नहीं है, वो इसमें नहीं शामिल हो, उत्पीड़न में शामिल नहीं है। बंधक के अंतर्गत संपत्ति को रोकना वो भी किस में शामिल नहीं होगा, उत्पीड़न में। बंधन का मतलब आपने कोई लोन लिया, बदले में आपने लोन वापस नहीं किया तो वो आपकी संपत्ति को रोक कर रख सकता है, वो उत्पीड़न नहीं है। निम्न परिस्थिति में मौन रहना कपट माना जाता है। वैसे तो कहा है कि भी मौन रहना स्वीकृति में शामिल नहीं होता है, लेकिन निम्न बातों पर अगर आप मौन रहते हैं तो आपकी जो मौन है वो क्या है, कपट नहीं माना जाता। जैसे परम सद विश्वास के सिद्धांत पर अगर कोई बीमा एजेंट के अनुबंध पर अचल संपत्ति विक्रय का अनुबंध किया जाता हो, कंपनी का कोई विवरण पत्र हो, पारिवारिक कोई समझौता हो, विवाह का अनुबंध हो या साझेदारी का अनुबंध हो या गारंटी अनुबंध हो या कानूनी अनिवार्यता, इन परिस्थिति में मौन रहना कपट नहीं माना जाता। अदरवाइज कुछ चीज़ों में मौन रहना कपट की श्रेणी में आता है। प्रतिफल, धारा 2D में दिया हुआ है। प्रतिफल का मतलब कुछ के बदले कुछ। अगर हमने कोई वस्तु खरीदी है उसके बदले कुछ न कुछ भुगतान करना होगा। जैसे ब्लैक स्टोर ने परिभाषा दी है, प्रतिफल वह क्षतिपूर्ति या पुरस्कार है जो अनुबंध करने वाले एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाता है। प्रतिफल के लक्षण या तत्व कौन से हैं कि प्रतिफल जो है वो वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए भी कितना चुकाना है। प्रतिफल वचनदाता स्वयं को लाभ होना आवश्यक नहीं है, लाभ होना जरूरी नहीं, लेकिन कुछ न कुछ प्रतिफल जरूर हो। प्रतिफल वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। प्रतिफल कोई भी दे सकता है, इसलिए इसे रचनात्मक प्रतिफल का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी पैसे का भुगतान, जैसे मैं मान लीजिए मैंने आपको कोई सेवा दी, उसकी राशि का भुगतान कोई कर सकता है, आप खुद को करना जरूरी नहीं है, कोई भी भुगतान कर सकता है। प्रतिफल कुछ कार्य करने या न करने का भी हो सकता है। कुछ करवाने के लिए पैसे देते हैं तो वो सकारात्मक, कुछ नहीं करवाने के लिए वो नकारात्मक। प्रतिफल जो है वो भूत का भी हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है और भावी का, मतलब पीछे का जो बकाया है आप में वो भी आप दे सकते हैं। वर्तमान में जो सेवा ले रहे हैं उसका भी भुगतान कर सकते हैं और भविष्य में जो सेवा लेंगे उसके लिए आप अग्रिम भी भुगतान कर सकते हैं। प्रतिफल कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए, संपूर्ण होना जरूरी नहीं है। जैसे आप किस्तों में वाहन वगैरह लेते हो तो संपूर्ण राशि थोड़ी चुकाते हो, कुछ राशि देकर भी हम ले सकते हैं तो वो भी मान्य है। प्रतिफल वास्तविक मूल्यमान होना चाहिए। प्रतिफल वैध भी होना चाहिए, सरकार के नियमों के अनुसार जो MRP तय की गई उसी के अनुसार होना चाहिए। प्रतिफल निश्चित भी होना चाहिए और प्रतिफल संभव भी होना चाहिए, इतना योग जो हम चुका सकते हैं। अब बिना प्रतिफल का अनुबंध व्यर्थ होता है, बिना पैसे दिए व्यर्थ होता है, धारा 25। लेकिन कुछ इसमें अपवाद है कि आपने पैसे नहीं दिए फिर भी अनुबंध बन गया। बोलो, कुछ अनुबंध बिना प्रतिफल के भी क्या हो जाते हैं, वैध। संभाविक प्यार स्नेह के अनुबंध, जैसे पति और पत्नी के बीच में जो भी संबंध होता है अभी, तो वो बिना, ऐसा तो है नहीं कि शादी करके लेके आते हैं तो कोई प्राइस दे के आते हैं अभी, फिर भी प्यार स्नेह के अनुबंध क्या हो जाते हैं, वैध हो जाते हैं। अगर भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो पत्नी अपनी संपत्ति पर वाद कर सकती है, मालिक हो जाएगी वो। स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति के लिए किए गए अनुबंध। काल बाधित ऋणों के भुगतान का अनुबंध। काल बाधित ऋण है, जैसे आपने लोन लिया बैंक से और 3 महीने तक आपने भुगतान नहीं किया तो वो काल बाधित हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप चुकाने के लिए इच्छुक होते हैं तो वो आप पर लागू हो जाएगा। अगर आपने कोई भेंट या दान के बारे में अलाउंस कर दिया है और उसका भुगतान नहीं किया है
और जिसको आपने कहा और उसने उस दान की आशा में कुछ खर्चा कर दिया तो आपको देना होगा भी। जैसे आपने किसी विद्यार्थी को कहा कि इतने नंबर आने पर आपको इतने का इनाम दिया जाएगा। अब बच्चे ने अच्छी मेहनत करके उतने नंबर लेके आ गया अभी। अब बच्चे ने सोचा कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे, और उस आशा में पैसे मिलने से पहले अगर बच्चे ने कुछ राशि को खर्च कर दिया हो किसी से लेकर कि उनसे प्राप्त होगी तो आपको दे देंगे, तो भेंट और दान अगर आपने दी है और उसके एवज में अगर उस व्यक्ति ने खर्च कर दिया है तो अनुबंध बन जाएगा। एजेंसी का अनुबंध और निःशुल्क निक्षेप अनुबंध, यानी जो गारंटी वारंटी में वस्तुएं दी जाती है ना, वस्तु फ्री में, जैसे हमने कोई फ्रिज खरीदा, हमें गारंटी दी गई 10 या 5 साल 2 साल की निःशुल्क हम आपकी सर्विस करके देंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, बिना प्रतिफल होते हुए भी, निःशुल्क बिना प्रतिफल होते हुए भी वो क्या होगा, वैध माना जाएगा। क्या माना जाता है? वैध। तो ये ध्यान में रखना, ये अपवाद है कुछ जिसमें बिना प्रतिफल होते हुए भी ये सब क्या है, वैध है, यानी इसमें किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया जाता फिर भी हम उस पर केस कर सकते हैं, यानी वैध माना जाता है। उसके बाद है उद्देश्य प्रतिफल की वैधता। धारा 23, वेद अनुबंध का उद्देश्य प्रतिफल दोनों वैध होने चाहिए। यदि इनमें से कोई भी एक विधि विरुद्ध गैर कानूनी है तो वैध ठहराव माना जाएगा। जैसे ठहराव का उद्देश्य विधि विरुद्ध तब माना जाता है जब ठहराव किसी राजनियम द्वारा वर्जित हो, यानी आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, उद्देश्य का मतलब आपके द्वारा जो किया जा रहा कार्य है वो राजनियम द्वारा वर्जित है, यानी सरकार के देश के नियमों से वर्जित है तो वो आप नहीं कर सकते। आपका ठहराव कपटपूर्ण है, किसी को धोखा देना है, ये किसी भी राजनियम का निष्फल कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को अगर हानि हो रही है उससे, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, व्यर्थ माना जाता है। ठहराव अनैतिक है, ठहराव लोक नीति के अगर आपने विरुद्ध किया है तो वो भी क्या होगा, अव्यर्थ माना जाएगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे अनुबंध के जो थोड़े टॉपिक और हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।